हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है, आज की इस टॉपिक में हम आंसर राइटिंग करेंगे। एक हमारा टॉपिक है यहाँ पे चार्टर एक्ट, यानी कि हिस्ट्री का हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है। तो लास्ट वीडियो से हम लोगों ने आंसर राइटिंग की ये सीरीज की शुरुआत करी थी, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को सारे क्राइटेरिया, सारे पैरामीटर्स बताए थे कि एक आंसर राइटिंग को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, डिटेल में मैंने अच्छे से सारी चीजें उसमें एक्सप्लेन करी थी। इससे पहले वाली वीडियो है, तो आप लोग पहले उस वीडियो को देखो, समझ लो, उसके बाद यहां से शुरुआत करना। अब यहां से मैं इस वीडियो में आंसर फ्रेम करना सिखाऊंगा आपको, मेंस सिविल सर्विस का, यूपीएससी का, कि जो मेंस में हम लोग आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो हर एक सब्जेक्ट का कोशिश करूंगा। तो आज मैंने पहला जो टॉपिक लिया है 10 मार्क्स का, ये क्वेश्चन है, हिस्ट्री का एक टॉपिक लिया है, मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। उससे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। छोटा सा एक क्वेश्चन है, उसी से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो चार्टर एक्ट है टॉपिक का नाम। तो चलो देखो क्या होता है इसमें। हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैंने, देखो आप देख ही रहे हो स्क्रीन पे मैंने किस तरीके से आंसर को फ्रेम करा है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन था, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वाज एन इंपॉर्टेंट बेंचमार्क इन द पुश टुवर्ड्स वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट है और इसको बोला है कि डिस्कस करना है। तो क्या बात हो रही है यहाँ पे कि जो चार्टर एक्ट था 1813 का, वो क्या था, वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक लॉ बन जाता था। किस लिए? इंडिया में उसके बाद क्या हुआ, फिर वेस्टर्नाइजेशन देखने को मिला, यानी कि जो जो चीजें वेस्टर्न कंट्रीज में, यानी कि यूरोप में देखने को मिल रही थी, वो हमारे देश में चीजें प्रमोट हुई। क्योंकि क्या था, सिचुएशन क्या थी कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आया करती थी, उसके पास अपनी ट्रेड मोनोपोली थी, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी जिसने वहां की सरकार से, यानी कि ब्रिटेन की सरकार से ये पावर ली हुई थी कि इंडिया में सिर्फ वही ट्रेड करेगा और कोई ट्रेड नहीं कर सकता। अब हुआ क्या था कि नेपोलियन का जो पूरा उसमें रूल चल रहा था यूरोप में, जिस तरीके से वो एक्वायर करने लग रहा था, उसका ब्रिटेन पे भी टारगेट था। तो उसने क्या करा, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था, तो और ब्रिटेन की जो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है, सब जगह उसके जो है प्रोडक्ट्स जो है सप्लाई हो रहे थे। तो उसने क्या करा, ट्रेड करना बंद कर दिया ब्रिटेन से। नेपोलियन का ये रूल आया, जिसकी वजह से ब्रिटेन की इकोनॉमिक हालत खराब हुई। तो ब्रिटेन के सारे मर्चेंट्स परेशान थे, जो बिजनेस क्लास था। तो उन्होंने फिर वहां की गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करी कि क्यों ना हमें भी इंडिया में ट्रेड करने का मौका दिया जाए। तो यही था चार्टर एक्ट के। चार्टर एक्ट पास होता है 20 साल के लिए, और यहाँ पे अब हर एक ट्रेड मर्चेंट्स जितने भी थे वहां के लोग, वो सब लोग आके इंडिया से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये था चार्टर एक्ट। लेकिन इसी के साथ साथ, ट्रेड के साथ साथ बाकी चीजों में भी प्रमोशन हुआ। जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज, जो वहां का जो रिलीजियस मिशनरी था, जैसे क्रिश्चियंस का था, वो अपने यहाँ से, उसके बाद क्या किया उन लोगों ने, इंडिया में अपने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करा, ठीक है। अपनी एजुकेशन को प्रमोट करा, जो वहां के लोगों ने थे, ठीक है। अपनी एजुकेशन ऐसी चीजों को प्रमोट करा। तो यही था चार्टर एक्ट, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बता दिया कि टॉपिक क्या है, ठीक है। अब इस हमारा जो बेसिकली ये वीडियो है, वो बनाने का पर्पस क्या है कि आंसर कैसे फ्रेम करना है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आंसर जो है हमारा 3 पार्ट्स में फ्रेम होगा। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, अलग अलग आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो अब देखो पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। 25 से 30 वर्ड्स में ज्यादा इंट्रोडक्शन होना नहीं चाहिए। तो देखो मैंने इंट्रोडक्शन कैसे लिखा है। द चार्टर एक्ट ऑफ 1830 renew the East India Company's charter for 20 years, defining the constitutional position of British Indian Territory। तो ये छोटा सा मैंने एक इंट्रोडक्शन लिखा है, ठीक है। आपने देख लिया होगा, ज्यादा डिटेल में नहीं बताया। तो हमें क्या बताना है, पहले हमें बताना है इस टॉपिक के बारे में। चार्टर एक्ट है हमारा टॉपिक, तो चार्टर एक्ट था क्या, वो मैंने छोटा सा डिफाइन कर दिया इंट्रोडक्शन में, ठीक है। अब हम लोग मेन बॉडी पे आएंगे। लेकिन मेन बॉडी क्या है, अब देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझो क्या है। क्वेश्चन एक स्टेटमेंट दे दिया गया है यहाँ पे, तो हमें इतना समझ में आ रहा है कि चार्टर एक्ट क्या था, उसने क्या वेस्टर्नाइजेशन, उसको हमें डिस्कस करना है, हमें वही चीजें बतानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, चार्टर एक्ट बता देंगे, उसके साथ उसके फीचर्स को अगर हम बता देंगे तो उसी से ही हमारा पूरा का पूरा आंसर डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मेन बॉडी में हम पॉइंट्स में चीजों को बता रहे हैं, ठीक है। देखो उससे पहले हमने क्या करा, मैंने कुछ अपने पैरामीटर्स बताए थे ना, कि जैसे कि आप लोग डायग्राम बनाओ, डेटा फैक्ट्स लिखो, हाईलाइट करो सारे कीवर्ड्स को, और साथ ही साथ पॉइंट्स में इन चीजों को बताना है, ठीक है। तो पहला हम लोगों ने क्या करा, डायग्राम की जगह फ्लो चार्ट ले लिया। तो ये जो हमारे सातों पॉइंट है, उस फीचर्स ऑफ एक्ट ऑफ 1813 को मैंने पूरा का पूरा फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होता है कि देखो एग्जामिनर को पॉइंट्स पढ़ेगा, तो वो यहीं पे उसको सातों के सातों पॉइंट्स पढ़ने को मिल गए। अगर मान लो आप इसको पॉइंट वाइज एक एक करके लिखते, तो अगला पॉइंट अगले पेज पे होता है, ठीक है। उससे क्या होगा कि एग्जामिनर को फिर टाइम लगेगा चीजों को पढ़ने में, एक एक पॉइंट को याद करने में। यहाँ क्या हो रहा है कि आपने मेन
की पॉइंट्स को सातों को यहाँ पे फटाफट से फ्लो चार्ट में दिखा दिया, तो एग्जामिनर इसी को पढ़ के इंप्रेस हो जाएगा और यहीं से आप जब आगे की तरफ पढ़ेगा तो वो इस डिटेल को हार्डली चेक करेगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन सारी मिल चुकी है। अब इसी पॉइंट्स के जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे सारी मेंशन कर दी गई है एक एक करके। जैसे कि पहला पॉइंट है अबॉलिशन ऑफ ट्रेड मोनोपोली, यानी कि अबॉलिशन ऑफ ट्रेड मोनोपोली एक्सक्लूडेड इन टी एंड चाइनीज ट्रेड। चाइनीज ट्रेड और टी ट्रेडिंग में इन लोगों ने अपनी मोनोपोली बना के रखी थी ईस्ट इंडिया, बाकी सारी जगहों पर ट्रेडिंग ये कर सकते थे। ये पहला आया था। इसमें दूसरा आया था शेयर होल्डर वर गिवन है 10.5% डिविडेंड और रेवेन्यू ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, जो कमाया जाएगा, तो जो शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्वेस्ट किया था उनको 10.5% डिविडेंड देना होगा इसमें से, ठीक है। उसके अलावा सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी हुई या कोई भी ट्रेड कंपनी हुई वो अपनी मतलब ट्रेडिंग करेगी, लेकिन उसका ऊपर होल्ड किसका रहेगा, ब्रिटिश क्राउन का, यानी कि वहां की गवर्नमेंट का, ठीक। उसके बाद आता है अमंग द इनहैबिटेंट ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया 1 लाख एजुकेशन स्प्रेड, यानी कि वही एजुकेशन स्प्रेड करना। उसके अलावा फिर आता है क्रिश्चियन मिशनरी, किस तरह से उन लोगों ने अपनी जो है कैसे क्रिश्चियन मिशनरी अपना जो उन्होंने रिलीजन को प्रमोट करा, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आता है हमारा मेंटेनिंग डिफरेंट ट्रांजैक्शंस, ठीक है, सेपरेट द अकाउंट कॉमन ट्रांजैक्शन इन टेरिटोरियल रेवेन्यू, पूरा सेटअप बना दिया गया कि अलग अलग ट्रांजैक्शन वहां पे की जाएंगी ताकि कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो हर एक का एक हिसाब बनाया जाएगा। और उसके बाद पॉइंट आता है हमारा रेगुलेशंस, तो काफी सारे रेगुलेशंस करे जाएंगे बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा से, जो भी चीजें होंगी उसको प्रॉपर लॉ के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के तहत, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे, इनको डिफाइन किया जाएगा। मैं तो यहाँ टॉपिक ज्यादा एक्सप्लेन डिटेल में नहीं करूंगा, यहाँ आंसर फ्रेम करना आप लोगों को बता रहा हूँ, तो वही चीज बस आप यहाँ पे समझ लेना, ठीक है। तो देखो मैंने आप लोगों को बताया पहले तो इंट्रोडक्शन किस तरह से डिफाइन किया गया, फिर मैंने आप लोगों को बताया किस तरह से मैंने फ्लो चार्ट बनाया और इस तरीके से मैंने उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। और आप देख लो पॉइंट्स जो है एकदम पॉइंट टू पॉइंट मैंने बातें लिखी हुई है, ज्यादा डिटेल में नहीं है, और हमारा आंसर भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में आता है हमारा कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में मैंने इसमें क्या लिखा है, था चार्टर एक्ट ऑफ 1813 asserted the British Crown sovereignty over the East India Company and initiated a Western education and promoted a cultural changes in India and making a pivotal steps in its westernization। तो आप ये देखो कि मैंने इसका लास्ट में कंक्लूजन भी बना दिया, यानी कि पूरे के पूरे टॉपिक को समराइज करके एक कंक्लूजन में मेंशन कर दिया है, ठीक है ना। अब सवाल ये आता है यहाँ पे, टॉपिक तो हमारा जो था मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया पूरा इसमें, ठीक है। फ्रेम कैसे करा वो भी आप लोगों ने देख लिया। अब लास्ट में इसमें जो बचते इसके 4 पैरामीटर, यानी कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें मेंशन करी है। तो पहला आता है हमारा डायग्राम या फ्लो चार्ट, तो मैंने फ्लो चार्ट और डायग्राम भी बना दिया है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा इसको पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना, मैंने वो भी पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद आता है हमारा डेटा स्टैटिक यानी न्यूमेरिकल टर्म्स, यानी कि न्यूमेरिकल टर्म्स का इस्तेमाल करना है। तो अब ध्यान से देखो, इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने 1813 का इस्तेमाल करा, चलो वो तो क्वेश्चन में दिया होता, 20 ईयर्स का इस्तेमाल करा, इधर मैंने 10.5% डिविडेंड का इस्तेमाल करा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ डेटा फैक्ट्स भी ले लिया, 1 लाख एजुकेशन पे स्पेंड करा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल टर्म्स भी इस्तेमाल हो गए। और लास्ट में आता है हमारा अंडरलाइन करना है, तो जो जो कीवर्ड्स है उनको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं हमारे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने 10 मार्क्स का आंसर फ्रेम कर दिया। तो इसमें अगर आप लोग देखोगे ना, मार्क्स जब एग्जामिनर देगा तो मैंने मैक्सिमम 50% तो होता ही है, तो 10 मार्क्स का है तो 4.5 से 5 नंबर एग्जामिनर आराम से देगा, अगर इसी आंसर को आप तरीके से अच्छी हैंडराइटिंग साफ साफ लिखेंगे और खुला खुला फ्रेम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देगा। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को एक आंसर फ्रेम करना बताया। मैंने इस क्वेश्चन को ज्यादा डिफाइन नहीं करा है, बस मैंने आप लोगों को यहाँ पे इस टॉपिक को बताया कि बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया किस तरीके से इस आंसर को फ्रेम करना था। तो आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो ये था टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया। तो आई होप आंसर फ्रेमिंग करनी आपको समझ में आ गई होगी। छोटी सी वीडियो थी क्योंकि इस आंसर को कैसे फ्रेम करना है वो मैंने आपको सिखाना था, वो मैं बता चुका हूं। तो ये था टॉपिक। अब अगली वीडियो में फिर किसी अगले चैप्टर का कोई एक अगला टॉपिक हम लोग लेंगे, उसको कैसे फ्रेम करेंगे वो हम जानेंगे हमारी अगली वीडियो में। तो ये था मेरा टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को सारी चीज आज बताई। तो आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।